हेलो एवरीवन। तो आज हम नीट के फिजिक्स के पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। इस पेपर का कोड S3 है। तो अब शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि दो रजिस्टर है जो पैरेलल में लगे हुए हैं, तो उनकी हीट एनर्जी का रेशियो पूछा है। तो जो हीट का फॉर्मूला होता है वो होता है I²R इंटू टाइम या फिर V²/R इंटू टाइम। अब ये पैरेलल में लगे हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि इनमें जो वोल्टेज आएगी वो सेम आएगी। तो हम इस फॉर्मूले में को यूज़ करेंगे तो जो हीट आएगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस आ जाएगी। तो H1/H2 इज इक्वल टू R2/R1। तो ये हो जाएगा 200/100 इज इक्वल टू 2/1। तो आंसर आपको हो जाएगा चौथा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक आइडिया गैस स्टार्ट प्रोसेस से जा रही है। अब इन 1 2 3 4 में से बताना है कि कौन सा प्रोसेस एडियाबैटिक है। अब ये जो चौथा है ये तो आइसोबैरिक है, इसमें प्रेशर कांस्टेंट है। जो पहला है वो आइसोकोरिक है क्योंकि इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब दूसरे और तीसरे में से बताना है। अब जिसकी स्लोप ज़्यादा होएगी वो वाला एडियाबैटिक होएगा और जिसकी कम होएगी वो आइसोथर्मल होएगा। तो अब इसकी स्लोप ज़्यादा है इसलिए ये एडियाबैटिक है। हमारा आंसर हो गया चौथा। तो अगला क्वेश्चन ये पूछता है कि एक फ्री फॉलिंग बॉडी है, तो वो फर्स्ट सेकंड, थर्ड सेकंड और फोर्थ सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, उसका रेशियो क्या होएगा। अब इसने पूरे 2 सेकंड की बात नहीं की, पूछता है कि जब दूसरा सेकंड हुआ तो उस समय उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। तो ये तो याद रखना होता है। इसका आंसर 1:3:5:7 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक 60 ग्राम की बॉडी है, उस पर 3 न्यूटन का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो उस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होएगा। तब जो फोर्स होती है वो मास इंटू ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होती है। तब जो फोर्स दी हुई है वो 3 न्यूटन दी हुई है। मास ग्राम में दिया है, इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 60/1000 हो जाएगा। और ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी उस जगह निकालनी है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी उस जगह 50 आ जाएगी। तो आंसर इसका चौथा हो गया। अब अगले क्वेश्चन में इसने AC सोर्स से आ रही पीक वोल्टेज की वैल्यू पूछी है। अब जो पीक वोल्टेज होता है वो √2 टाइम RMS वोल्टेज होता है। इसमें से जो भी ऑप्शन है वो आंसर हो जाएगा। तो ये पहले ही हो गया √2 टाइम्स दी RMS वैल्यू ऑफ द AC सोर्स। अगला क्वेश्चन है कि आइडियली 100 किलोवाट के ट्रांसमीटर से 1 घंटे में कितनी एनर्जी रेडिएट होएगी। तो जो एनर्जी होती है वो पावर इंटू टाइम होती है। जो पावर है वो 100 किलोवाट है। 1 किलोवाट में 10⁻³ और टाइम है 1 आवर। 1 आवर को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड्स। उसको सॉल्व करोगे तो आंसर 56 इंटू 10⁻7 जूल आ जाएगा। इसका आंसर हो गया 30। जो अगले क्वेश्चन है उसमें करंट डेंसिटी पूछी हुई है। तो पहले तो इसने वायर की लेंथ दी हुई है जो 10 मीटर है। रेडियस 10⁻²/√2 पाई मीटर दिया हुआ है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 10 वोल्ट पर मीटर है। तो जो हमारा वोल्टेज हो जाएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू लेंथ हो जाएगा। तो 10 × 10 इक्वल टू 100 वोल्ट हो गया। अब इसमें जो रेजिस्टेंस दिया हुआ वो 10 ओम दिया हुआ है। अब करंट डेंसिटी निकालनी है। करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट अपॉन एरिया। और करंट क्या होएगा, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस इंटू एरिया। वोल्टेज हो गया 100, रेजिस्टेंस हो गया 10 और जो एरिया हो गया वो πr² हो गया। एरिया πr² हो गया। पाई इंटू रेडियस कितना दिया हुआ है 10⁻⁻4/π। इससे ये कट गया, इससे ये गया, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻4 हो जाएगा। उसमें एक 10 और जुड़ जाएगा 10⁻5 हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन ये है कि अगर हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के केस में अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है
तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। अभी याद रखना होता है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में जो इनपुट फ्रीक्वेंसी होती है वही आउटपुट होती है, लेकिन जो फुल वेव होता है उसमें 10 डबल हो जाती है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में जो इनपुट होएगा वही आउटपुट आएगा, तो आंसर पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगर एक सोप बबल एक्सपेंड हो रहा है तो उसके अंदर का प्रेशर क्या होएगा। जो प्रेशर इनसाइड सोप बबल होता है वो प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट प्लस 4T/R होता है। अब जैसे जैसे बबल एक्सपेंड होएगा वैसे वैसे उसका रेडियस बढ़ेगा। अब रेडियस बढ़ेगा तो 4T/R जो वैल्यू है वो कम होएगी। अब वो कम होएगी तो प्रेशर भी कम हो जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा डिक्रीजेस। सो बबल पे एक्सपेंड होने के कारण उसका जो अंदर का प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में हमें एक डिस्क दी हुई है और डिस्क के 2 केस दिए हुए हैं। पहले केस में तो जो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है उसके सेंटर के अबाउट दिया हुआ है। तो इस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होएगा वो mr²/2 इज इक्वल टू mk1²। इसमें जो k है वो रेडियस ऑफ गायरेशन है, और जो अगले केस में है वो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है उसके डायमीटर के अबाउट। जो इनर्शिया होएगा वो mr²/4 हो जाएगा, और ये mk2 को होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब इसमें हमें रेडियस ऑफ गायरेशन का रेशियो निकालना है, तो डिवाइड कर देगा k1/k2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का होल स्क्वायर बाई 2 टू r का होल स्क्वायर बाई 4। इससे ये गया, ये हो गया। तो जो k1/k2 वो आएगा वो 2 होएगा, का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2, k1/k2 इज इक्वल टू √2। तो ये कौन सा ऑप्शन आ रहा है देख लो, ये इसका आंसर हो जाएगा चौथा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक अगर स्ट्रेच स्प्रिंग है उसकी इनिशियल टेंशन डबल कर दे तो इनिशियल और फाइनल स्पीड का रेशियो क्या आएगा। जो वेलोसिटी होती है स्ट्रेच स्प्रिंग में वो अंडर रूट टेंशन अपॉन मास पर यूनिट लेंथ होती है। इसमें म्यू है मास पर यूनिट लेंथ। अब जो v1/v2 हो जाएगा, पहले केस में टेंशन t थी, अब अगले केस में टेंशन 2t कर दी, तो टेंशन कट गया, तो v1/v2 इज इक्वल टू 1/√2 हो जाएगा। तो इसका आंसर 1/√2 हो जाएगा, जो पहला ऑप्शन। अब अगले केस में दो ऑब्जेक्ट दिए हुए और एक मासलेस रॉड से कनेक्टेड है। इस रॉड का मास दिया है और इस रॉड की लेंथ है 10 मीटर। अब इस वाले का मास 10 kg है, इस वाले का मास 20 kg है। अब इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, 10 kg ऑब्जेक्ट के से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस निकालनी है। तो अब मैं इस पॉइंट को इनिशियल पॉइंट मान लेता हूँ कि यहाँ से हम जो भी डिस्टेंस लेंगे वो यहाँ से लेंगे। तो अब सेंटर ऑफ मास का फार्मूला क्या होता है, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। इसका मास कितना है 10। अब इसको हमने ओरिजिन माना है, तो इसके x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी कि ओरिजिन मान के चल रहा है। फिर अगला ऑब्जेक्ट है जो 20 kg का है, इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहाँ से 10 मीटर हो जाएगी। और जो टोटल मास है वो 30 kg है, तो ये हो जाएगा 200/30 इज इक्वल टू 20/3 मीटर। ये जो आंसर हो जाएगा वो चौथा हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, उसने वेरिएशन ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल और मोमेंटम के बीच में रिलेशनशिप पूछा है। तो ये हमें पता है कि वो डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है h/, मोमेंटम होती है, मतलब वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। तो इसका आंसर दूसरा हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ ऐसा होता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि एक सोलोनॉइड है, उसका रेडियस 1 मिलीमीटर है, 100 टर्न से पर मिलीमीटर, 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द सेंटर ऑफ द सोलोनॉइड कितनी आएगी। तो हमें पता है सोलोनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, V0n/I। ये होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। V0 क्या है, 4π × 10⁻⁻7 इंटू टर्न्स कितने हैं, 100 टर्न है, कितने में पर मिलीमीटर है। इस मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मिलीमीटर मतलब 10⁻³ मीटर हो जाएगा, इंटू करंट कितना है, 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। अब इसको ऊपर भेजेंगे तो 4 × 3.14 इंटू
10⁻⁻7 मल्टीप्लाइड बाय ये 10⁻3 ऊपर गया, ये 10⁻3 ऊपर गया, इसमें जुड़ जाएगा तो 10⁵ हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको करेंगे तो ये 12.56 इंटू -7 + 5 -2 हो जाएगा, 10⁻2 टेस्ला। तो इसका जो आंसर है वो चौथा हो जाएगा। अब ये अगले क्वेश्चन में एक ये जो ग्लास सरफेस पे 60 डिग्री के एंगल के पे इंसिडेंट है। अब उस रे का कुछ हिस्सा तो रिफ्लेक्ट हो रहा है और कुछ हिस्सा रिफ्रैक्ट हो रहा है। तब हमें ये जो एंगल है, अब ये एंगल निकालना है। अब इसके दो तरीके, या तो पहले वो तरीके से सॉल्व करो कि ये 60 डिग्री है तो फिर ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। और हमें पता है μ1 sin I1 = μ2 sin R। हवा के जो म्यू की वैल्यू होती है वो 1 होती है। साइन आई कितना है, 60 डिग्री है तो उसकी वैल्यू √3/2 हो जाएगी। μ2 कितना है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है। और अब साइन आर निकालना है, जिसको सॉल्व करेंगे √3 से √3 कट जाएगा, साइन आर की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। मतलब जो आर की वैल्यू है वो 30 डिग्री है। तो अब ये जो है ये 30 डिग्री आ गया, तो ये कितना हो गया, ये बचा हुआ इतना, ये 60 डिग्री हो गया और ये 30 डिग्री हो गया। इसमें से 90 कि ये एंगल 90 डिग्री होएगा तो 30 + 60 = 90। तो ये हमारा आंसर 90 डिग्री आ गया। या तो ऐसे कर सकते हैं कि जो साइन आई की वैल्यू है √3 है, साइन आई की वैल्यू √3/2 है। तो अगले क्वेश्चन में एक मास m का ऑब्जेक्ट था, वो 3 पीस में एक्सप्लोड हो गया। इनिशियली इसकी जो स्पीड है वो 0 है। अभी एक्सप्लोड होता है तो 3 मास बनते हैं। इसका मास 2/5 m, इसका मास 2/5 m और इसका मास 1/5 m। तो ये क्वेश्चन में दे रखा है कि ये 2:2:1 के रेशियो में एक्सप्लोड हो रहे हैं। तो अब इसका रेशियो निकालोगे तो 2:2:1 आ जाएगा। अब इसमें दिया है कि ये दोनों मास जिनका मास इक्वल है और 90 डिग्री के डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब ये तो जा रहा है इस तरफ और ये जा रहा है ऊपर v की स्पीड से। तब हमें इसकी वेलोसिटी निकालनी है जो हमें पता नहीं है। तब हम सॉल्व करेंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन होगा क्योंकि एक्सप्लोजन इंटरनल फोर्सेस की वजह से होता है और इंटरनल फोर्स मोमेंटम कंजर्वेशन और मोमेंटम को इफेक्ट नहीं करते। तो पैसे इनिशियल 0 है क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे। अब इसका हो जाएगा 2/5 m v i कैप प्लस 2/5 m v j कैप प्लस m v डैश। ये हमें पता नहीं है, m v वेक्टर ये हमें पता नहीं। अब इसको उधर ले जाएंगे, 5 से 5 कट गई, उधर गया -2 m v i कैप प्लस -2 m v j कैप = m v वेक्टर। मास से कट गया, -2 कॉमन आ जाएगा। अब इनका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो v² + v² का रूट हो जाएगा जो √2v आ जाएगा = v। अब मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं बस, = v डैश। तो जो v डैश है उसका मैग्नीट्यूड 2√2v हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर पहला हो जाएगा। BIL फोर्स होती है BIL और फोर्स की डायमेंशन M1 L1 T-2 = मैग्नेटिक फील्ड की होती है μ0 I अपॉन 2πr या 2r जो भी आप मान रहे हो। तो इसमें जो एक तो μ0 आता है, I मतलब करंट एम्पियर और नीचे R मतलब डिस्टेंस L इंटू करंट L इंटू L। अब इस L से ये L चला गया तो M1 L T-2 A-2 = मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। तो ये तो पहले ऑप्शन में आंसर मिल गया, इसलिए इसका आंसर पहला हो गया और बाकी आप निकाल के चेक कर लो। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स और इक्विपोटेंशियल सरफेस
के एंगल क्या होता है। अभी मान लो ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स हो गया, जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होएगा वो हमेशा इसके 90 डिग्री के एंगल पर होएगा, इसलिए इसका आंसर हो गया पहला। अगला क्वेश्चन है let T1 and T2 be the energy of an electron in the first and the second excited states of hydrogen atom respectively. According to Bohr's model of an atom, the ratio of T1 and T2 will be, अब जो एनर्जी होती है वो Z²/n² होती है के प्रोपोर्शनल होती है। अब इसमें Z तो कांस्टेंट है, तो जो एनर्जी होएगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो n का होल स्क्वायर होएगा। अब इसमें ये ध्यान रखना है कि इसने फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट नहीं लिखा है, फर्स्ट एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट लिखा है। तो इसका मतलब ये सेकंड और थर्ड ऑर्बिट के बीच का रेशियो पूछ रहा है। तो E2/E3 विल बी 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो दूसरा हो जाएगा। अगले सर्किट में अगला क्वेश्चन है कि 3 सर्किट दिए हुए, इनमें से किस में पीएन जंक्शंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होएगा वो सेम होएगा। अब पहला केस देख लेते हैं। अब ये वाला है, इसमें ये दोनों फॉरवर्ड बायस्ड है, इधर हायर पोटेंशियल लोअर, पी हायर लोअर, दोनों फॉरवर्ड बायस में, दोनों सेम है, तो जो वोल्टेज ड्रॉप होएगा वो सेम होएगा। अगले वाले में ये तो फॉरवर्ड बायस्ड में लेकिन ये रिवर्स बायस्ड में, कि एन साइड प्लस हायर पोटेंशियल है, पी साइड नेगेटिव, तो इधर तो करंट फ्लो होएगा ही नहीं, तो दोनों में वोल्टेज ड्रॉप अलग होएगा। अब अगले केस में ये दोनों एकदम सेम है, बस इसको उल्टा कर दिया, ये फॉरवर्ड दोनों ही फॉरवर्ड बायस में, दोनों सेम है, दोनों में वोल्टेज ड्रॉप सेम होएगा। तो इसका आंसर हो गया बोथ ए एंड सी, बोथ ए एंड सी आंसर दूसरा हो गया। एक बाई कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी रेडियस कर्वेचर 20 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बाई कॉन्वेक्स लेंस है जिसका रेडियस दोनों का सरफेस का 20 सेंटीमीटर है। मटीरियल का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 है, पावर क्या आएगी? जब पावर होती है 1/f होती है, और 1/f का फॉर्मूला μ2 - u1/μ1, मतलब म्यू ऑफ मीडियम अपॉन μ1 जैसे ये आ रही है हमारे। इसको सॉल्व करेंगे तो μ2 की वैल्यू 1.5 -1 1/2 हो जाएगा, μ1 की वैल्यू 1 है, और 1/r1 + 1/r, दोनों सरफेस का रेडियस सेम है, तो 2/20 हो जाएगा। सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10⁻⁻2 ऊपर जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 10/2 हो जाएगा, और ये +5 दिया जाएगा। कहाँ से होगा पहले? अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पहले एक वी फ्रीक्वेंसी की मोनोक्रोमेटिक लाइट इंसिडेंस होती है, दूसरे केस में V/2 फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट होती है। पहले केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल Vs/2 है, तो जो एनर्जी होएगी वो E × Vs/2 हो जाएगी। सेकेंड केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल Vs है, तो जो इसकी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होएगी वो कितनी होएगी? अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व करोगे, ये ई है, तो जो आंसर आएगा वो सेकंड आ जाएगा। अब मैथमेटिकली तो ये पॉसिबल है, लेकिन अगर हम खुद सोचे तो ये डेटा गलत है, क्योंकि दूसरी फ्रीक्वेंसी कम हो रही है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बन नहीं सकता। या तो इसका आंसर सेकंड हो जाएगा, या तो फिर ये पेपर में क्वेश्चन बोनस हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में एक स्फेरिकल बॉल है जिसे हाईली विस्कस फ्लूइड में डाल रहा है, तो कौन सा कर्व होएगा जो उसकी वेलोसिटी को डिपिक्ट करेगा टाइम के साथ? अब इसमें क्या होता है, पहले तो टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ती रहती है, फिर जाके एक कांस्टेंट वेलोसिटी वो अचीव कर लेती है। तब पहले तो ये देखना पड़ेगा कि वेलोसिटी बढ़ किस केस में रही है। अभी दो केस में बढ़ रही है, और ए में बढ़ रही है और एक बी में बढ़ रही है, लेकिन ए में तो बढ़ती जा रही है और बी में लास्ट में जाके कांस्टेंट हो जा रही है। तो हमें बी चाहिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एंगुलर स्पीड ऑफ फ्लाईव्हील मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन चेंजेस फ्रॉम 1200 राउंड्स पर मिनट टू 3120 राउंड्स पर मिनट इन
16 seconds. The angular acceleration in radian per second square is, अब जो ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल इज इक्वल टू अल्फा इंटू टाइम होता है, जो ओमेगा फाइनल है वो 3120 राउंड्स मतलब 2 पाई पर मिनट मतलब 60 सेकेंड माइनस 1000 राउंड पर सेकेंड इज इक्वल टू अल्फा इंटू टाइम। अब इसको सॉल्व करेंगे, इससे ये गया, इसको ये गया, तो जो अल्फा इंटू टाइम आएगा वो आएगा ये 56 हो गया, ये 20 हो गया। अब जो अल्फा इंटू टाइम आएगा वो 1112 पाए माइनस 40 पाए अल्फा इंटू 16 इज इक्वल टू 72 पाए। ये जो आएगा इधर 56 नहीं आएगा, इधर 52 आएगा, ये 52 हो जाएगा, ये 104 हो जाएगा। फिर ये 72 की जगह 64 पाई हो जाएगा, तो हमारा जो अल्फ़ा है वो 4 पाई आ जाएगा। इसका आंसर हो गया चौथा। अब अगले क्वेश्चन में एक स्क्वायर लूप दिया हुआ है जिसकी लेंथ साइड की 1 मीटर है। अब इसके परपेंडिकुलर, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी वैल्यू 0.5 टी है। तो अब इसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स बताना है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया हो जाएगा ए कॉस थीटा। अब जो उसका एरिया वेक्टर है वो भी फील्ड के डायरेक्शन में ही है, तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड 0.5 इंटू एरिया लेंथ 1 मीटर है, तो एरिया स्क्वायर में क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ का स्क्वायर होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा इंटू कॉस थीटा। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 0, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो आंसर हो जाएगा 0.5 टी। अगला क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है 30 डिग्री 45 डिग्री के लिए वेलोसिटी का रेशियो निकालना है। जो एक्सेलरेशन का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है और वेलोसिटी का रेशियो निकालना है। जो वेलोसिटी होती है वो स्लोप होती है, तो v1/v2 इज इक्वल टू tan θ1/tan θ2। क्वेश्चन में अच्छे से देख लो, पहले 30 डिग्री दिया हुआ है तो tan 30 1/√3 होता है, फिर 45 डिग्री दिया हुआ है tan 45 1 होता है, तो आंसर 1/√3 हो जाएगा, मतलब 1:√3 आंसर दूसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें लिस्ट 1 दी हुई है, लिस्ट 2 दी हुई है। एक तरफ EM वेव है और दूसरी तरफ वेवलेंथ है, और उनका रिस्पेक्टिवली क्या ऑर्डर होएगा वो पूछा है। अब या तो आपको ये याद हो कि किसका क्या है, या तो आप ऐसे कर सकते हो छोटे से बड़े चले जाओ, या सबसे बड़ी वेवलेंथ किसकी होती है। सबसे बड़ी वेवलेंथ एम्पलीट्यूड मॉडिफाइड रेडियो वेव मतलब AM रेडियो वेव की होती है, AM रेडियो वेव की होती है। तो इसमें से सबसे बड़ी दूसरी है 10⁻², तो C का तो हो गया सेकंड। फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा बड़ी है माइक्रोवेव की, तो B का हो गया थर्ड। उसके बाद सबसे बड़ी आती है IR की, तो 10⁻² के बाद सबसे बड़ी वैल्यू 10⁻⁴ है, तो इसका हो गया फोर्थ। और सबसे छोटी होती है X-ray की, तो इसका हो गया फर्स्ट हो गया, इसका हो गया फर्स्ट। तो 2 3 4 1 ये देख लो कौन सा ऑप्शन हो रहा है, सेकंड ऑप्शन बेस्ट है, तो इसका आंसर हो गया दूसरा। अगले में पूछा है कि 2 होलो कंडक्टिंग स्फीयर्स है जिनका रेडियस R1 और R2 है और इक्वल चार्जेस है उन पे, तो पोटेंशियल क्या होएगा। पोटेंशियल होता है Q/R। K तो एक कांस्टेंट टर्म ही है, इसमें चार्ज भी कांस्टेंट है, जो पोटेंशियल है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, मतलब जिसका रेडियस छोटा होएगा उस पर
पोटेंशियल ज़्यादा होएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा। अगले क्वेश्चन में पहले कैपेसिटेंस दिया हुआ 900 पिकोफैरेड का, जिससे हम 100 वोल्टेज की बैटरी से चार्ज करते हैं। बैटरी हटा देते हैं और दूसरे कैपेसिटेंस लगाते हैं, तो नेट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? C1V1 + C2V2 अपन C1 + C2। तो पहले हो गया 900, एक बार पिकोफैरेड मान के चलते हैं। 900 × 10⁵ पिकोफैरेड इंटू 100। दूसरे का वोल्टेज 0 है, तो ये पूरी टर्म 0 हो गए, अपॉन C1 + C2, ये हो गया 2 × 900। इसको सॉल्व करोगे तो 50 × 10 50 पिको वोल्ट नेट वोल्टेज आ जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो स्टोर होएगी वो हाफ 2 × ½ CV² हो जाएगा, क्योंकि दो कैपेसिटर है, दोनों में सेम होएगी, तो 2 × ½ CV², एक का ½ CV होता है, तो CV² करेंगे तो कैपेसिटेंस कितना हो गया? 900 × 10⁻⁻12। जो हमारा नेट वोल्टेज आया था कितना? 50 वोल्ट आया था, क्योंकि ऊपर भी पिको में था, नीचे भी पिको में था, तो 10⁻12 कट जाएगा, तो जो हमारा आंसर आएगा तो 50 वोल्ट आएगा। तो 50² 2500, इससे ये गया। अब इसको सॉल्व करोगे, 9 × 5 = 45, 5 4, तो 2.25 × 10⁻⁻6 आपका आंसर आ जाएगा। तो अगले क्वेश्चन में उसमें वॉल्यूम ऑक्यूपाइड पूछी हुई है, इसमें मास ऑफ वाटर दिया हुआ है, और इसमें सीधे PV = nRT लगाएंगे। जो STP प्रेशर होता है 1 atm होता है, वॉल्यूम निकालनी है। मास कितना? 4.5 × 10⁻³ 3 ग्राम, kg को ग्राम में बदलेंगे। टोटल मास जो एक मोल का होता है वो 18 ग्राम होता है, इंटू R की वैल्यू ATM के फॉर्म में 0.0821 होती है, और ये वैल्यू अप्रॉक्स 1/12 होती है। टेम्परेचर 273 हो गया। अब इसमें 3 से 4 हो जाएगा और ये 91 हो जाएगा। जो 18 है ऑलमोस्ट 5 × 90 होता है, जो ऑलमोस्ट 91 के बराबर है, तो अप्रॉक्स ये भी 5 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो वॉल्यूम = 22.5 × 10⁻³ = 5.6 × 10⁻³ लीटर। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है मीटर क्यूब, तो 1 मीटर क्यूब 10⁻³ लीटर के बराबर होता है, ना मतलब जो वॉल्यूम हो गई वो 5.6 मीटर क्यूब हो गई, इसलिए आपका आंसर हो गया दूसरा। अब जो अगला क्वेश्चन है वो वापस डायमेंशंस वाला क्वेश्चन है। अब इसके डायमेंशंस निकालोगे, चेक करोगे, तो जो आंसर आएगा वो चौथा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक व्हीटस्टोन ब्रिज दिया हुआ है, जिसमें अननोन रेजिस्टेंस X की वैल्यू निकालनी है, और इसमें Y का रेजिस्टेंस वेरिएबल है। तो अब इसने पूछा कि रेजिस्टेंस P और Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए। अब इसमें ये होता है कि मैक्सिमम एक्यूरेसी के लिए P और Q की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए और दोनों एकदम स्मॉल होनी चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा, शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल एंड आर स्मॉल। अगला क्वेश्चन कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ लेंथ 55.3 मीटर एंड ब्रेथ 2.5 मीटर आफ्टर राउंडिंग ऑफ द वैल्यू फॉर करेक्टिंग डिजिट्स इज। इसमें क्या होएगा? जो एरिया आएगा वो लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। लेंथ हमें दी हुई है 55.3, ब्रेथ दी हुई है 25 मीटर। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के समय ध्यान रखते हैं कि मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर सॉल्यूशन में आना चाहिए हमारे। अब इसमें मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर कितने? इसमें तो 3 है, इसमें 2 है, तो आंसर में 2 सिग्निफिकेंट नंबर होएंगे। तो बिना सॉल्व किए यहाँ पर चेक कर लोगे, इसमें 2 आ रहे हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर सेकंड ऑप्शन में आ रही है, इसलिए हमारा आंसर सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन असर्शन रीजन का क्वेश्चन है कि स्ट्रेचिंग ऑफ द स्प्रिंग इज
डिटरमाइंड बाय द shear modulus ऑफ द मटेरियल ऑफ स्प्रिंग। इसका रीज़न दिया हुआ है कॉइल ऑफ स्प्रिंग ऑफ कॉपर हैज़ मोर टेंसाइल स्ट्रेंथ देन अ स्टील स्प्रिंग ऑफ सेम डायमेंशन। अब इसमें असर्शन तो सही है क्योंकि हमारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं तो उसको shear modulus से डिटरमाइन करते हैं क्योंकि उस समय उसका शेप चेंज हो रहा होता है। लेकिन रीज़न गलत है, रीज़न तो इसे एसोसिएट भी नहीं करता और इसका रीज़न भी गलत है क्योंकि जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो स्टील की ज़्यादा होती है कॉपर से। तो इसका आंसर हो जाएगा ए इज ट्रू प्लस बट आर इज फॉल्स। अगला क्वेश्चन है कि फॉर एम्पियर सर्किटल लॉ फॉर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन कैरिंग अ स्टेडी करंट द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड रीजन ऑफ द वायर इज। अभी कह रहे हैं कि एक वायर है, इसमें यूनिफॉर्म करंट फ्लो हो रहा है, तो जो अंदर और बाहर मैग्नेटिक फील्ड होएगी उसके वेरिएशन कैसे होएगा। पहले इनसाइड के लिए सॉल्व करेंगे। जो हमें फॉर्मूला पता है बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा इंटू आई। अब जो टोटल करंट है वो आई फ्लो हो रहा है, यूनिट एरिया में जो करंट फ्लो होएगा वो पाई आर स्क्वायर यूनिट एरिया में करंट फ्लो होएगा। अब जो हमारा अंदर का क्रॉस सेक्शन है जिसके रेडियस हमने आर माना, तो इसमें जो करंट फ्लो होएगा वो आई बाई पाई आर स्क्वायर इंटू इसका जो एरिया है वो होएगा पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कट गया, जो करंट आएगा वो आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। अब बी डॉट ये जो हमने बनाया इसकी लेंथ हो जाएगी 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। एक आर से एक आर गया तो बी प्रोपोर्शनल टू आर आ जाएगा। तो इनसाइड तो जब तक सरफेस तक जाएंगे तब तक तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, लेकिन अब जैसे ही बाहर गए तो बी डॉट 2 पाई आर ये हम बाहर चले गए, ये आउटसाइड के लिए आ गया। तो बी डॉट 2 पाई आर इज इक्वल टू मी नॉट टोटल करंट कितना है, जो इसका करंट है वही टोटल करंट आउटसाइड का जब बनाएंगे तब उसमें फ्लो होएगा, तो ये मी नॉट आई हो गया। तो बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आ गया। तो इसका मतलब तो क्या हुआ, सरफेस तक तो मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस के साथ लीनियरली बढ़ेगी, लेकिन सरफेस के बाद इन्वर्सली डिक्रीज होएगी। तो इसका आंसर मेरे पेपर में तो पहले ही था, अ लीनियरली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ डिस्टेंस अप टू बाउंड्री ऑफ द वायर एंड देन डिक्रीजिंग वन विथ 1 by r डिपेंडेंस फॉर द आउटसाइड रीजन। तो इसका आंसर पहले हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में दो पेंडुलम दिए हुए, एक की लेंथ 121 सेंटीमीटर है, दूसरे की लेंथ 100 सेंटीमीटर है। इनिशियली सेम फेस से वाइब्रेशन शुरू करते हैं, तो वे पूछता है कि मिनिमम नंबर ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ द शॉर्टर पेंडुलम। इसने शॉर्टर पेंडुलम के वाइब्रेशन पूछे कि जिसके बाद दोनों सेम फेस में आएंगे। तो इसमें जब भी वापस मीट करेंगे तो दोनों का जो टाइम ट्रेवल होएगा, टाइम जो स्पेन जो लगा होएगा वो सेम होएगा। तो जितनी देर में लॉन्गर पेंडुलम एन वाइब्रेशन करेगा उतने में शॉर्टर पेंडुलम n+1 वाइब्रेशन करेगा। तो ये हो जाएगा n+1 2 पाई अंडर रूट L2/G। अब G से G कट जाएगा, 2 पाई से 2 पाई चला जाएगा। तो जो n इंटू अंडर रूट, अब L1 की वैल्यू कितनी है, लॉन्गर पेंडुलम की लेंथ 121 है, शॉर्टर पेंडुलम की लेंथ 100 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू 10 आ जाएगी, हमारा आंसर पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 2 पॉइंट चार्जेस है -q और +q के, ये एक डाइपोल का सेटअप दिखा रहा है। तो ये पूछ रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस आर वेरी ग्रेटर देन L वेरीज एस। अभी याद रखना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के केस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का होल क्यूब होती है। तो इसका आंसर हमारा चौथा हो जाएगा। अगले केस में एक एलसीआर सर्किट दिया हुआ है जिसका
इंडक्टेंस 10 हेनरी, कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैराड, रेजिस्टेंस 50 वोल्टेज 50 ओम है। इस कनेक्टेड टू एन AC वोल्टेज, ये एक इक्वेशन दी हुई है। अब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सोर्स V0 है और फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सोर्स V है। तो इसमें हमें बताना है दोनों की वैल्यू क्या होगी। तो अब AC सोर्स की फ्रीक्वेंसी जो है वो तो यहाँ से आ जाएगी कि ओमेगा हो जाएगा 100 और 100 हो जाएगा 2πf, जो f आएगा वो 50/π आ जाएगा। और ये क्या है, क्वेश्चन के हिसाब से ये v है, सोर्स की निकाल दी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है 1/2π √ इंडक्टेंस इंटू कैपेसिटेंस। इसको भी सॉल्व करोगे तो आंसर 50/π हट जाएगा, इसमें भी 50/π हट जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा चौथा। अगला क्वेश्चन है, एक न्यूक्लियस, इसका मास नंबर 189 है और दो न्यूक्लियाई में स्प्लिट हो जाए जिनका मास नंबर 125 और 64 है। तो उनका रेडियस का रेशियो क्या होगा? अभी तो बहुत सिंपल है। तो रेडियस होता है वो मास नंबर की पावर 1/2 के प्रोपोर्शनल होता है। तो R1/R2 विल बी इक्वल टू √of 125/64, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 15/8। R की पावर 1/3 के प्रोपोर्शनल होता है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये 5 का, इसका क्यूब रूट 5 हो जाएगा। ये जो रूट है वो 5 क्यूब रूट को डिनोट कर रहा है और इसका क्यूब रूट 4 हो जाएगा। तो इसके आंसर हो जाएगा पहला 5:4। अगला कि एक बॉल को प्रोजेक्ट करा विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ, इसमें एक बॉल है उसको 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहा है। अब इसमें एंगल दिया है 60। अब ये ध्यान रखें कि वर्टिकल से दिया है, कहाँ से दिया है, इसमें वर्टिकल से दिया है। टॉप मोस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी पूछी है, तो वेलोसिटी एट जो टॉप होती है वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के बराबर होती है। इस केस में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी 10 × sin 60, ये हो जाएगा 5√3 मीटर सेकेंड इनवर्स। आंसर हो जाएगा चौथा। अगले क्वेश्चन में ये सेमीकंडक्टर से क्वेश्चन, एक लॉजिक सर्किट दिया हुआ है, जिसका आंसर क्या होगा वो बताना है। अब पहले तो यहाँ पे और यहाँ पे इस जगह तो आंसर आ जाएगा A.B का बार, इधर ये हो जाएगा, इधर आने पे A बार, ये हो जाएगा A.B का बार। अब A.B का बार अभी इधर आएगा, वापस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा A.B का बार इंटू A.B का बार। अब इसमें जो इधर दी गई वैल्यू है इनको रख के सॉल्व करोगे तो ये हमारा आउटपुट आएगा। तो इस हिसाब से मेरे पेपर में तो पहले ही ऑप्शन ये था, तो आंसर पहले ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये दो ट्रांसपेरेंट मीडिया A and B है वो सेपरेटेड, दो एक प्लेन बाउंड्री से स्पीड ऑफ लाइट in these media are 1.5 and 2 respectively. The actual angle for a ray of light for these media is, तो इसमें जो म्यू रिलेटिव की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 2/1.5, दोनों में 10⁸ कट जाएगा तो ये हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। और जो क्रिटिकल एंगल होता है वो 1/μ होता है = 3/4। तो जो क्रिटिकल एंगल होएगा वो साइन इनवर्स 3/4 हो जाएगा। तो इसका आंसर चौथा हो गया। अब जो पेपर का आखिरी क्वेश्चन है, a big circular coil of 1000 tons and average radius 10 meter is rotating about its horizontal diameter at 2 radians per second
if the vertical component of a magnetic field at the place is 2 into 10 to the minus 5t, electrical resistance of the coil is 12.56 ohm, then the maximum induced current in the coil. तो जो वोल्टेज इंड्यूस होएगा वो तो एन ए बी ओमेगा हो जाएगा। तो जो करंट है वो ई बाई आर होता है। तो ये नंबर ऑफ टर्न्स 1000 इंटू पाई इंटू रेडियस कितना दिया हुआ है 10 मीटर दिया हुआ है, तो ये 100 इंटू ओमेगा 2 दिया हुआ है अपॉन रेजिस्टेंस 12.56। अब इसको सॉल्व करोगे जो आंसर आएगा वो 1 ओम आएगा, 1 एम्पियर आएगा। इसका आंसर हो गया पहला। ये पेपर सॉल्यूशन ख़त्म। थैंक यू।